आज हम 20वीं सदी के भारत के एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके विचारों ने सचमुच एक तूफान ला दिया था। एक ऐसा नाम जिस पर आज भी बहुत बहस होती है। कुछ लोग उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं तो कुछ लोग उनकी आलोचना। सोचिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो एक सीधी चुनौती है। समाज की जो बुनियाद है उस पर एक खुला हमला। और ये शब्द कहे थे ईवी रामास्वामी ने, जिन्हें हम सब पेरियार के नाम से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये इंसान? कौन था वो शख्स जिसने भगवान पर और जाति व्यवस्था पर ही एक तरह से युद्ध छेड़ दिया? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पेरियार थे कौन और कैसे उन्होंने दक्षिण भारत की सियासत और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए, कहानी शुरू होती है ईरोड वेंकट नायकर रामासामी से, जिन्हें हम पेरियार कहते हैं। देखिए, वो कोई आम इंसान नहीं थे। उनका सफर शुरू तो हुआ था एक गांधीवादी राष्ट्रवादी की तरह, लेकिन बहुत जल्दी ही वो उस पूरी व्यवस्था के सबसे बड़े दुश्मन बन गए जिसे वो ब्राह्मणवाद कहते थे। मतलब जाति के आधार पर जो सामाजिक दबदबा था उसके वो कट्टर विरोधी बन गए। और उनके इरादे कोई छोटे मोटे नहीं थे। वो सिर्फ समाज में थोड़ा बहुत सुधार नहीं चाहते थे, नहीं, वो तो उन खंभों को ही गिरा देना चाहते थे जिन पर सदियों से हमारा समाज टिका हुआ था। उनके लिए असली आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा पाना नहीं था, बल्कि उन सामाजिक जंजीरों को तोड़ना था जिन्होंने करोड़ों लोगों को जकड़ रखा था। लेकिन सवाल ये है कि कोई इंसान इतना बड़ा विद्रोही बनता कैसे है? भाई, पेरियार के साथ ऐसा क्या हुआ? इसका जवाब ना उनके खुद के तजुर्बों में छिपा है। उनकी अपनी जिंदगी के जो कड़वे अनुभव थे, उन्हीं ने उनके विचारों को शक्ल दी और उन्हें बगावत के रास्ते पर ला खड़ा किया। तो आइए उनके इस सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। 1919 में वो बड़े जोश के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। फिर 1924 में उन्होंने मशहूर वैकोम सत्याग्रह को लीड किया। ये केरल में एक बहुत बड़ा आंदोलन था ताकि मंदिरों की तरफ जाने वाली सड़कों पर हर जाति के लोग चल सकें। लेकिन इसी दौरान उन्हें कांग्रेस के अंदर ही बार बार जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। और सोचिए, ये वही कांग्रेस थी जिसे वो आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा सिपाही मानते थे। बस 1925 आते आते उनके सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने कांग्रेस को ब्राह्मण साम्राज्यवाद का किला कहा और पार्टी छोड़ दी। और शायद यही वो पल था जब उन्होंने ठान लिया कि इस सिस्टम को सुधारा नहीं जा सकता, इसे तो जड़ से ही उखाड़ना पड़ेगा। तो जब कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया तो पेरियार सिर्फ बैठकर आलोचना नहीं करते रहे, नहीं, उन्होंने एक नए समाज का सपना देखा और उसकी बुनियाद रखनी शुरू कर दी। और इस नए समाज के जो खंभे थे वो थे उनके अपने विचार। पेरियार की पूरी सोच का जो केंद्र था वो था तर्कवाद, यानी रैशनलिज्म। उनका मैसेज बहुत सीधा और साफ था। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो सदियों से चली आ रही है या किसी धार्मिक किताब में लिखी है। नहीं, हर चीज को, हर विचार को तर्क की कसौटी पर परखो। और यही तर्कवाद उनका सबसे बड़ा हथियार बना, जिससे उन्होंने समाज की हर बुराई पर हमला बोला। और उनके इस तर्क के निशाने पर सबसे पहले क्या आया? वो थी जाति व्यवस्था। एक ऐसी सामाजिक सीढ़ी जिसे ये कहकर सही ठहराया जाता था कि ये तो भगवान की बनाई हुई है, ये तो दैवीय है। पेरियार ने इसी पिरामिड की असलियत को सबके सामने रखा। उन्होंने दिखाया कि ये कितनी क्रूर व्यवस्था है। एक ऐसा सिस्टम जहां आपका जन्म ही तय कर देता है कि आपकी पूरी जिंदगी कैसी होगी, जहां कुछ लोग तो पवित्र माने जाते हैं और बाकी अछूत। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सिस्टम भगवान ने नहीं बनाया है, इसे चालाक इंसानों ने अपने फायदे के लिए बनाया है। तो इस दमनकारी पिरामिड को तोड़ने के लिए पेरियार का जवाब क्या था? उनका जवाब था स्वाभिमान आंदोलन। और ये कोई आम राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत थी, एक मशाल थी। इस आंदोलन के जो लक्ष्य थे वो बहुत बड़े और एकदम साफ थे। इसका मकसद सिर्फ जाति को खत्म करना नहीं था, इसका मकसद था एक बिल्कुल नया समाज बनाना जो तर्क, बराबरी और आत्मसम्मान पर आधारित हो। और इसमें देखिए, महिलाओं की आज़ादी और बिना ब्राह्मण पंडितों की शादियों को बढ़ावा देना, ये कितने अहम हिस्से थे। सोचिए, उस जमाने में ये कितने क्रांतिकारी विचार रहे होंगे। और महिलाओं के अधिकारों के मामले में तो पेरियार सच में अपने समय से बहुत आगे थे। जरा ये लाइनें देखिए, ये शब्द उनके गहरे दर्द और गुस्से को दिखाते हैं। वो सिर्फ जाति के आधार पर हो रहे जुल्म की बात नहीं कर रहे थे, वो जेंडर के आधार पर हो रहे जुल्म की भी बात कर रहे थे। यहाँ पेरियार के क्रांतिकारी विचार और भी साफ हो जाते हैं। एक तरफ समाज की समस्या थी और दूसरी तरफ पेरियार का समाधान।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, शादी कोई गुलामी नहीं बल्कि एक बराबरी का रिश्ता होना चाहिए, और सबसे जरूरी शिक्षा। उन्होंने पवित्रता या चैस्टिटी जैसी धारणाओं को सीधी चुनौती दी और कहा कि ये सारे नियम पुरुषों ने महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए बनाए हैं। उनका मानना था कि असली आज़ादी तभी मिलेगी जब औरतें आर्थिक और दिमागी तौर पर आज़ाद होंगी। तो फिर पेरियार का असर आखिर कैसा रहा? उनकी जो विरासत है वो बहुत गहरी है, लेकिन सीधी साधी बिल्कुल नहीं है। ये ना उपलब्धियों और आलोचनाओं का एक बहुत ही उलझा हुआ ताना बाना है, जिसे आज भी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हम उनकी विरासत के दोनों पहलू देख सकते हैं। एक तरफ उनकी बड़ी उपलब्धियां हैं, जैसे उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति से ब्राह्मणों का दबदबा खत्म किया, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की नींव रखी, जिसका असर हम आज तक देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी आलोचना भी होती है। लोग कहते हैं कि उनका आंदोलन एक व्यक्ति पूजा बन गया था और उनकी जो तीखी भाषा थी उसने समाज में एक नई तरह की दरार पैदा कर दी। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बाद भी पेरियार का एक योगदान ऐसा है जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, और वो ये कि उन्होंने हर एक इंसान के सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि वो किसी से भी कम नहीं है और उन्हें अपनी इज्जत के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए लड़ना होगा। और आखिर में ये एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। पेरियार ने कहा था कि गुलामी सिर्फ शारीरिक नहीं होती, वो मानसिक ज्यादा होती है। उनका संघर्ष सिर्फ बाहरी जंजीरों के खिलाफ नहीं था, बल्कि उन दिमागी बेड़ियों के खिलाफ भी था जो हम खुद ही पहन लेते हैं। तो सवाल ये है कि आज हमारे समाज में रीति रिवाज, विश्वास या परंपरा की वो कौन सी अदृश्य जंजीरें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।